अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो में हम देख रहे हैं जी सेल्स टैक्स की कंप्यूटेशन, जो मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न है। अच्छा, इसमें हम जो मेजर गलती करते हैं, हम इसकी अपोर्शनमेंट नहीं करते। जो हमारी एग्जाम सप्लाईज हैं उसके अगेंस्ट जो हमारा इनपुट है, या जो हमारी जीरो रेटेड सप्लाईज हैं उसके अगेंस्ट जो हमारा इनपुट है, हम उसको इनएडमिसिबल नहीं करते या उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं लेके जाते। क्योंकि जो आप जो सप्लाईज कर रहे हैं और वो जो उनके अगेंस्ट जो इनपुट है, अगर वो सप्लाईज एग्जम्प्ट हैं तो उनका इनपुट इनएडमिसिबल हो जाएगा। और अगर आपकी ज़ीरो रेटेड सप्लाईज है तो उसका जो इनपुट है उसके अगेंस्ट जो परचेजेज है उसका जो इनपुट है उसका आपको रिफ़ंड मिलेगा, तो वो रिफ़ंडेबल बन जाएगा। तो बेसिकली मैं ये वर्किंग यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में गाइड कर देता हूँ। अच्छा, हमने 1 लाख की रजिस्टर्ड पर्सनस को हमने सेल्स की। इस पे सेल्स टैक्स हमने चार्ज किया @17%, तो ये हमारा 17,000 आउटपुट आ गया। हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन को 5,000 की सेल की। इस पे डेफिनेटली हमारा इनपुट लगेगा 20%, 17% स्टैंडर्ड रेट और 3% जो आपका फर्दर टैक्स है। तो ये 850 आ गया आपका 17%, और 150 आ गया आपका फर्दर टैक्स। देन हमने एग्जाम सप्लाईज की 50,000 की। इस पे कोई आउटपुट नहीं था, क्योंकि इस पे आउटपुट लगता है आपका @0%, तो वो ज़ीरो ही बनेगा। देन आपकी एग्जाम सप्लाईज हैं, इस पे इनपुट नहीं है। देन आपकी एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट भी आपकी ज़ीरो रेटेड है। एग्जाम पे आपका आउटपुट लगेगा ही नहीं, और एक्सपोर्ट जो है आपकी ज़ीरो रेटेड है। मतलब कि जो आपकी सप्लाईज हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई है, उसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली वो आउटपुट ज़ीरो ही आएगा। देन आपकी इंपोर्टेड गुड्स आ जाती हैं। अच्छा, इंपोर्टेड गुड्स के सिलसिले में आपका है 12 स्केजुअल। 12 स्केजुअल में अगर आप फिनिश गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर आपका वैल्यूडेशन लगेगा @3%। और उसकी कुछ एक्सक्लूजन्स भी हैं, जैसे आपकी सेकंड हैंड एंड वोन क्लोथिंग है, फिर आपका रॉ मटेरियल है, प्लांट एंड मशीनरी है, एंड सो ऑन। इस तरह की चीज़ों पे आपकी वैल्यूडेशन जो वैट @3% एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट वो नहीं लगेगा। तो इसके लिए आप 12 स्केजुअल देख सकते हैं। अच्छा जी, हमने इम्पोर्टेड फिनिश गुड्स इंपोर्ट की, इस पे आपका लगेगा जी, सॉरी, हमने सप्लाई के केस में आपका 17% ही लगेगा। लेकिन जब हमने इसको इंपोर्ट किया, ये देख लें आप, हमने 50,000 की इंपोर्ट की, इस पे हमारा लगा जी 20%, 10,000। तो सप्लाईज पे आपका 17% ही चार्ज होगा। 40,000 मल्टीप्लाई बाई 17%, ये हमने स्टैंडर्ड गुड्स सेल कर दी जो हमने इंपोर्ट की थी। देन हमने कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेड थी हमारी 50,000 वाली, उसमें से 40,000 वाली, उसमें से हमने 10,000 की एग्जाम सप्लाईज कर दी। तो ये इस पे हमारा आउटपुट कोई नहीं आया। तो ये हमारी सारी वैल्यू ऑफ सप्लाई आ गई, इस पे सेल्स टैक्स आ गया और फर्दर टैक्स आ गया। देन आपने सप्लाई की है, तो ज़ाहिर सी बात है आपकी कोई सप्लाई रिटर्न भी हुई होगी इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट नोट, या आपकी कोई सप्लाई इंक्रीज हुई होगी इन द फॉर्म ऑफ डेबिट नोट। आपको कस्टमर ने चीज़ें वापस कर दी, उसने क्रेडिट नोट इशू किया, आपकी सप्लाई कम होगी, और सेम एज इट इज़ आपका उतने से आपका जो आउटपुट था वो भी कम हो गया। आपने सेल की, लेकिन किसी वजह से आपने उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी या उसकी वैल्यू बढ़ा दी, उसके लिए आपने डेबिट नोट इशू किया, और आपकी सप्लाई बढ़ गई, और आपका उसी तरह से आपका आउटपुट बढ़ गया @17%। एंड देन आपकी नेट सेल्स आ गई, और इसी तरह आपका सेल्स टैक्स आ गया @17%, और फर्दर टैक्स आ गया आपका @3%। तो ये जी आपका आउटपुट टैक्स का आपका आउटपुट टैक्स जो है वो पूरा हो गया। स्टैंडर्ड रेट 17%, देन आपकी फर्दर टैक्स आ गया जी 17% प्लस 3%। एग्जाम पे आपने कोई आउटपुट चार्ज नहीं किया। एक्सपोर्ट पे आपका 0% था, ज़ीरो रेटेड थी। इंपोर्टेड सप्लाईज पे 17%, और इंपोर्टेड फिनिश गुड्स आपने सेल की, उस पर कोई नहीं चार्ज हुआ होगा, क्योंकि एग्जाम पे सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। सिमिलरली आपकी गुड्स रिटर्न हो गई, आपके आपके जो कस्टमर है उसने डेबिट नोट इशू कर दिया, या आपने किसी वजह से क्रेडिट नोट इशू कर दिया, तो आपकी सप्लाईज रिवर्स हो गई। सिमिलरली आपने डेबिट नोट इशू किया, आपकी सप्लाईज बढ़ गई किसी इनवॉइस के अगेंस्ट, और उस पर आपका आउटपुट बढ़ गया। देन आपने अब आ जाते हैं आपकी परचेजेस पे। आपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया @17%, इस पे आपका इनपुट आ गया जी 25,700। आपने इंपोर्ट की रॉ मटेरियल, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पे वैल्यू एडिशन टैक्स नहीं चार्ज होता। तो इसके लिए हम 12 स्केड्यूल भी देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ जी।
ये देख लें जी। ऑल इम्पोर्टेड गुड्स सब्जेक्ट टू एक्सक्लूजन एज इन कंडीशंस एंड प्रोसीजर गिवन आफ्टर द टेबल 3% एड वेलरम के 3% वैल्यू पे चार्ज होगा। अच्छा, इसकी कुछ अब ये एक्सक्लूजन्स हैं, जैसे जी वैल्यूडेशन टैक्स अंडर दिस स्केड्यूल शैल नॉट बी चार्ज ऑन रॉ मटेरियल एंड इंटरमीडिएट गुड्स इंपोर्टेड बाय मैन्युफैक्चर फॉर इन हाउस कंजम्पशन। रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स अगर आप इंपोर्ट करते हैं फॉर इन हाउस कंजम्पशन तो इस पर आपका चार्ज नहीं होगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा जी, रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर इंपोर्टेंट गुड्स फॉर देयर इन हाउस बिजनेस यूज फॉर फर्दरेंस ऑफ देयर टैक्सेबल एक्टिविटी। सेलर फोन्स हैं, RLNG है, सेकेंड हैंड एंड वोन क्लॉथिंग और फुटवेयर है, गोल्ड और सिल्वर इन अनवर्क कंडीशन है। गुड्स स्पेसिफाइड इन थर्ड स्केड्यूल आइटम्स है, जैसे टिशू है, जैसे आपका पेंट है, बेवरेजेस हैं, सो ऑन। प्लांट एंड मशीनरी फॉर इन हाउस इंस्टॉलेशन और यूज़। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं आपकी, एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें इसमें फॉल कर रही। तो इस वजह से आपका जो रॉ मटेरियल है इम्पोर्टेड, इस पे आपका 17% चार्ज होगा। इम्पोर्टेड फिनिश गुड्स, अगर आपने फिनिश गुड्स इंपोर्ट किए हैं तो उस पर 3% वैल्यूडेशन लग जाएगा और ये आपका चला जाएगा एट द रेट ऑफ 20%। 17% प्लस 3% ऑन अकाउंट ऑफ 12 स्केड्यूल। सर्विसेज आपने सर्विसेज ली, आपने पंजाब में सर्विसेज ली PRA में, तो इस पे आपका सेल्स टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 16%। 25,000 पे 16% आपका आ गया 4,000। अच्छा जी, परचेज ऑफ मशीनरी, जो मशीनरी है इस पे जो 90% वाली रिस्ट्रिक्शन है वो नहीं लगेगी। बेसिकली इनपुट जो एडजस्ट होता है वो होता है जी 90% ऑफ आउटपुट आर एक्चुअल इनपुट विच एवर इज लोअर। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सिमिलरली आपका इनपुट ऑन इलेक्ट्रिसिटी आ गया जी। देन आपका इनपुट था कि ब्रॉड फॉरवर्ड या आपने एक्सेस पिछली दफ़ा क्लेम कर लिया, वो आ गया जी 15,000। सेल्स टैक्स आउटपुट रिवर्सल नॉट एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर्स, आपने क्रेडिट नोट इशू किए, कस्टमर्स ने एक्सेप्ट ना किए, तो ये 10,000 पिछले माह आपने क्रेडिट नोट इशू किए थे, उस पर आउटपुट था 10,000 और वो आपके कस्टमर्स ने एक्सेप्ट नहीं किए, तो वो प्रोविजनल एडजस्टमेंट आपको डिसअलाउ हो गई। इनपुट टैक्स इनएडमिसिबल, ये आपका जो आपने जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया या लोकली परचेज़ किया, उससे आपने चीज़ें बनाई और गुड्स आपने एग्जाम सप्लाई कर दी, उनकी एग्जाम भी कर दी, टैक्सेबल भी कर दी, तो जो एग्जाम सप्लाई से पर्टेन कर रहा है वो इनपुट आपको डिसअलाउ हो जाएगा। और इनपुट टैक्स रिफंडेबल, आपने रॉ मटेरियल ख़रीदा या इंपोर्ट किया, उससे आपने चीज़ें बनाई और उन चीज़ों को आपने और उन गुड्स पे सेल्स टैक्स चार्ज हो रहा था एट द रेट ऑफ 0%, यानी कि वो गुड्स ज़ीरो रेटेड थी, तो उस पर आपका इनपुट डिसअलाउ हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये था आप इनपुट और आउटपुट की एडजस्टमेंट। ये इनपुट और आउटपुट आ गया। अच्छा, अब आपको मैं इसकी एडजस्टमेंट दिखा देता हूँ। ये जी हमारा आउटपुट था 28,900। इन सब का एडिशन आपकी लोकल सप्लाईज थी, एग्जाम थी, एक्सपोर्ट थी, आपकी इंपोर्टेड सप्लाईज थी, एग्जाम सप्लाईज थी एंड सो ऑन। इस पे आउटपुट था आपका 28,900। अच्छा, और आपका एक्चुअल इनपुट था जी 29,762। अब मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इनपुट एडजस्ट होता है जी 90% ऑफ आउटपुट और एक्चुअल इनपुट विच एवर इज़ लोअर। तो ये आप देख सकते हैं जी, इनपुट एक्स लोअर ऑफ 90% ऑफ आउटपुट और एक्चुअल इनपुट। अब 90% ऑफ आउटपुट बन रहा है आपका 26,000 और एक्चुअल इनपुट आपका बन रहा है जी 29,762। तो ये हमने लोअर ले लिया, लोअर एडजस्ट होगा आपके आउटपुट के साथ, और ये आपका 2892 आपका पेबल बन गया। अच्छा, इसके अलावा जो फर्दर टैक्स है, फर्दर टैक्स आपका इनपुट के साथ एडजस्ट नहीं होता। फर्दर टैक्स आपने पे करना ही करना है। इस वजह से आप देख सकते हैं कि ये जो 28,900 है ये आपका स्टैंडर्ड रेट है, यानी कि जो आपने रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाईज की हैं। जो फर्दर टैक्स है 150, वो हमने सेपरेटली ऐड किया, क्योंकि फर्दर टैक्स जो है वो इनपुट के साथ एडजस्ट नहीं होता। फर्दर टैक्स आपने पे करना ही करना है। फिर ये आ गया जी सेल्स टैक्स विद हेल्ड एज विद होल्डिंग एजेंट। 11th स्केड्यूल कहता है कि जो कंपनीज हैं, अगर वो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेजेज कर रही हैं, ऐसे पर्सन से हु इज़ लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, जिसने रजिस्टर्ड होना था लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ, तो आपने 5% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट उसका जो
उस पेमेंट करते हुए उसकी 5% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट को आपने विदहेल्ड कर लेना है। तो ये भी हमारा इसमें लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा, पेबल में आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा आपका इनपुट ऑन मशीनरी, यानी कि मशीनरी का जो इनपुट है उस पे 90% वाली ये जो रिस्ट्रिक्शन है, 90% की एडजस्टमेंट वाली, ये नहीं लगती। तो मैं आपको पहले सेक्शन बता देता हूँ इसके। अच्छा, अब ये देख लें जी, एड बी एडजस्टेबल इनपुट टैक्स। रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन पब्लिक लिस्टेड कंपनीज, ये भी खत्म हो गया जी। रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू एडजस्ट इनपुट टैक्स इन एक्सेस ऑफ 90% ऑफ आउटपुट टैक्स फॉर दैट ईयर। यानी कि एक पर्सन जो है वो 90% से ज़्यादा जो इनपुट है वो एडजस्ट नहीं कर सकता, प्रोवाइडेड दैट द रिस्ट्रिक्शन ऑन द एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स इन एक्सेस ऑफ 90% ऑफ आउटपुट टैक्स शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और कैपिटल गुड्स। और ये जो 90% वाली रिस्ट्रिक्शन है ये आपकी कैपिटल गुड्स पे, कैपिटल गुड्स में आपकी प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगी, तो ये कैपिटल गुड्स पे नहीं लगेगा। तो इस वजह से ये जो इनपुट टैक्स ऑन मशीनरी है मैं इसको नीचे ले गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसकी अपोर्शनमेंट भी की है टैक्सेबल में और एग्जाम सप्लाईज में, इसके बारे में, लेकिन मैं पहले आपको सेक्शन दिखा दूँ। अच्छा, टैक्सेबल सप्लाई क्या है जी? टैक्सेबल सप्लाई मीन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स मेड बाय एन इम्पोर्टर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स विच इज़ एग्जम्प्ट। तो जो एग्जाम सप्लाईज हैं वो आपकी टैक्सेबल सप्लाईज नहीं है। इसी वजह से जो आपका इनपुट है एग्जाम सप्लाईज करने में वो आपका इनएडमिसिबल हो जाएगा। अच्छा जी, जो आपका इनपुट है वो एक तो वजूहत ये होगी कि आपने टैक्सेबल सप्लाई नहीं की। दूसरा, आपका इनपुट इन वजूहत की वजह से भी सेक्शन 8 जो इसकी वजह से भी डिसअलाउ हो सकता है, इनएडमिसिबल हो सकता है। गुड्स यूज्ड आर टू बी यूज फॉर एनी पर्पज अदर देन फॉर टैक्सेबल सप्लाईज मेड आर टू बी मेड बाय हिम। आपने गुड्स अदर देन टैक्सेबल पर्पज के लिए यूज़ कर ली, सपोज कंपनी के डायरेक्टर ने यूज़ कर ली एंड सो ऑन, तो वो आपके टैक्सेबल सप्लाईज नहीं है। एनी गुड्स आर any other good or service with the federal government made by a notification in the official gazette specify the goods under subsection 5 of section 3। अच्छा जी, the goods in respect of which sales tax has not been deposited, आपने गुड्स ली लेकिन उनके अगेंस्ट सेल्स टैक्स डिपॉजिट नहीं किया गया। आपकी क्रस्ट की, अच्छा जी, क्रस्ट ये है जी कंप्यूटराइज रिस्क असेसमेंट ऑफ सेल्स टैक्स या कंप्यूटराइज रिस्क वैल्यूएशन ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न। आपने फेक इनवॉइसेस इशू की हैं, उनके अगेंस्ट आपने इनपुट लिया है। परचेज मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन केस ही फेल्स टू फर्निश द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द बोर्ड है जी। नॉट रिलेटेड टू टैक्सेबल सप्लाईज है, नॉट रिलेटेड टू टैक्सेबल सप्लाईज में आपकी एग्जाम गुड्स आ जाएंगी। आपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया है या लोकली परचेज किया, उससे आपने गुड्स बनाई और आपने उनकी सप्लाई जो थी एग्जाम थी, तो उसके अगेंस्ट आपको इनपुट डिसअलाउ हो जाएगा क्योंकि वो आपकी टैक्सेबल सप्लाईज हैं ही नहीं। अच्छा जी, फॉर पर्सनल और नॉन बिजनेस कंजम्पशन, पर्सनल कंजम्पशन में जैसे डायरेक्टर के बच्चे ने यूज़ कर लिए, इन हाउस कंजम्पशन कर लिया आपने। अच्छा जी, गुड्स यूज आर परमानेंटली अटैच टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपने कोई बिल्डिंग बनाई, उससे जो भी चीज़ें पर्टेन कर रही हैं, तारे हैं आपके, जो भी आपका पेंट है, फिर आपका उसकी फ्लोरिंग है, टाइलिंग है, सो ऑन, अदर देन आपकी प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग पे आपको मिल जाएगा। फिर आपको मिल जाएगा इस पे फोक लिफ्टर पे मिल जाएगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल रजिस्टर पे मिल जाएगा, आपको व्हीकल्स पे मिल जाएगा, अदर देन आपके जो गैस अप्लायंसेस हैं, फर्नीचर है, ऑफिस इक्विपमेंट है, अदर देन अगर आप इसको सेल और रीसेल के लिए एक्वायर करें। अच्छा जी, ऐसी चीज़ें जिन पे आपको प्रोविंशियल लॉज में आपको इनपुट अलाउ ना हो या रिड्यूस रेट पे हो। सपोज़ पंजाब में आपको 15% से बिलो आपको इनपुट अलाउ नहीं होता FBR में, SRB में आपको 13% से बिलो अलाउ नहीं होता, तो सिमिलरली आपको सेल्स टैक्स में भी अलाउ नहीं होगा। इंपोर्ट और परचेज ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी, जिस पे आपकी सेल्स टैक्स जो है वो 7% हो, उस पर आपको इनपुट नहीं मिलेगा। अच्छा जी, ऐसी चीज़ें जो बायर ने अभी डिक्लेयर नहीं की लेकिन हमने उस पर इनपुट ले लिया, प्रोविजनल एडजस्टमेंट ले ली है। ऐसी चीज़ें जिन पे ऐसी जो सप्लाई हमने की हैं जिनके अगेंस्ट हमने CNIC नहीं लिया,
उसका हमें इनपुट डिसअलाउ हो जाएगा, उसको बनाने में जो रॉ मटेरियल था उसका इनपुट हमें डिसअलाउ हो जाएगा। अच्छा जी, if a registered person deals in taxable and non-taxable supplies, he can claim only such proportion of input tax as it attributable to taxable supplies in such manner as may be specified by the board। अगर वो taxable supplies भी कर रहा है और exempt भी कर रहा है तो उसको इनपुट जो सिर्फ है वो प्रोपोर्शनेट मिलेगा, सिर्फ जो उसकी टैक्सेबल सप्लाई से पर्टेन कर रहा है। तो ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अच्छा जी, कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है रजिस्टर्ड पर्सन के अलावा इनपुट क्लेम नहीं कर सकता। एंड देन आपका ऐसी चीज़ें जो बोर्ड जो है वो आपको अलाउ ना करे। अच्छा जी, ये रूल है, चैप्टर 4 है सेल्स टैक्स रूल्स का। ये आपको इनपुट टैक्स के अपोर्शनमेंट के बारे में बताता है और ये बताता है जी, इनपुट टैक्स पेड ऑन रॉ मटेरियल रिलेटिंग होली टू एग्जम्प्ट सप्लाई शैल नॉट बी एडमिसिबल। जो आप जो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं आपका एग्जाम्पल सप्लाईज बनाने में, वो आपको अलाउ नहीं होगा। और इसके अलावा जी, अमाउंट ऑफ इनपुट इनकर्ड फॉर मेकिंग बोथ एग्जाम्प्ट एंड टैक्सेबल सप्लाईज। अगर आप टैक्सेबल सप्लाईज भी बना रहे हैं और एग्जाम्प्ट सप्लाईज भी बना रहे हैं तो फिर जो इनपुट है वो प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी एग्जाम्प्ट सप्लाई से रिलेटेड इनपुट है वो आपको डिसअलाउ हो जाएगा और जो स्टैंडर्ड रेट से रिलेटेड इनपुट है वो आपको अलाउ हो जाएगा। तो ये उसका फार्मूला है जी, रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट का। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, यानी जो आपकी टैक्सेबल सप्लाईज हैं, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल प्लस एग्जाम्प्ट सप्लाईज, टोटल सप्लाईज और मल्टीप्लाई बाय आपका जो इनपुट है। और फिर ये बता रहा है कि अगर आपकी मंथली एडजस्टमेंट हो रही है तो आपने एक फाइनल एडजस्टमेंट भी करनी है एंड सो ऑन। अच्छा जी, अब हम इसको अपोर्शनमेंट को देख लेते हैं। अच्छा, अपोर्शनमेंट आप करेंगे सिर्फ जो आपका रॉ मटेरियल है, या सॉरी जो आप चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आपने जो फिनिश गुड्स परचेज की हैं उसकी आप अपोर्शनमेंट तो नहीं ना करेंगे, क्योंकि वो तो क्लियरली आइडेंटिफाइएबल है। तो आप अपोर्शनमेंट करेंगे उस इनपुट की जिससे आपने फिनिश गुड्स तैयार की हैं। तो हमारा जो अपोर्शनमेंट होगा इनपुट लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के हवाले से, वो है जी आपका 25,500, 8,500 एंड देन आपका ये PRA का आ गया 4,000 एंड देन आपका इलेक्ट्रिसिटी पे आ गया 3,400। तो ये आपका जो आपका इनपुट है जिसको आप रेजिडुअल इनपुट टैक्स कहते हैं, ये वो आ गया आपका। अच्छा जी, ये आपका रेजिडुअल इनपुट टैक्स आ गया। 25,500 का लोकली रॉ मटेरियल था, 8,500 का इम्पोर्टेड था, 4,000 की सर्विसेज थी और 3,400 का हमने सेल्स टैक्स पे किया था इलेक्ट्रिसिटी पे। अच्छा, लोकल सप्लाईज थी जो हमारी जो हमने खुद ही मैन्युफैक्चर की, 1,05,000 थी हमारी लोकल सप्लाईज। ये जी 1,05,000 की। देन आपका 50,000 आपकी एग्जाम्प्ट सप्लाईज थी और 30,000 हमने एक्सपोर्ट कर दी। ये लोकल सप्लाईज की बात कर रहे हैं हम। तो ये हमारा, अच्छा अब हम इसमें से निकालेंगे रेजिडुअल इनपुट टैक्स इनएडमिसिबल। अब 50,000 वो सप्लाईज हैं जो हमारी एग्जाम्प्ट हैं, जो हमारी टैक्सेबल सप्लाईज नहीं है। 50,000 डिवाइडेड बाई 1,85,000 टोटल सप्लाईज मल्टीप्लाई बाई आपका रेजिडुअल इनपुट। तो आपका रेजिडुअल इनपुट टैक्स इनएडमिसिबल निकल आएगा 11,189। फिर आपका रेजिडुअल इनपुट टैक्स रिफंडेबल, जो जीरो रेटेड सप्लाईज हैं इसके अगेंस्ट आपको इनपुट टैक्स जो है रिफंड होता है। वो इनपुट टैक्स आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, वो आपका रिफंडेबल बन जाता है, उसका आपको रिफंड ही मिलेगा। 30,000 की हमारी जीरो रेटेड सप्लाईज थी, डिवाइडेड बाई 185,000 आपकी टोटल सप्लाईज थी, मल्टीप्लाई बाई 41,400 आपका जो रेजिडुअल इनपुट था। और ये आपका आ गया जी 6,714। अच्छा जी, इम्पोर्टेड सप्लाईज भी आपको पता है हमने उसको एग्जाम्प्ट सप्लाईज भी की हैं। इम्पोर्टेड गुड्स जो हैं उसकी भी हमने एग्जाम्प्ट सप्लाईज की हैं।
अच्छा जी, ये सेल ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स है। 40,000 की स्टैंडर्ड रेट पे ख़रीदी हैं और 10,000 की हमने ऐसी जगह सप्लाई की कर दी हैं जो एग्जाम थी। सपोज़ करें हमने जी हॉस्पिटल्स को हैविंग पेड्स ऑफ 50 और मोर हमने हॉस्पिटल्स को सप्लाई कर दी, तो वो हमारी सप्लाई एग्जाम्प्ट हो गई। हमने डिप्लोमेट्स को कर दी, हमने यूनाइटेड नेशन को सप्लाई कर दी, एंड सो ऑन। इस तरह हमारी सप्लाईज एग्जाम्प्ट हो गई। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं जी कि हमने इंपोर्टेड लोकल गुड्स को तो लोकली मैन्युफैक्चर्ड को तो हमने पोर्शन कर लिया, इंपोर्टेड को हमने क्यों पोर्शन किया। तो इंपोर्टेड के लिए मैंने अभी आपको एक सेक्शन भी दिखाया था। अच्छा जी, गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिलेटेड बाय टू द टैक्सेबल सप्लाईज मेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। अब ये अब ये जो इम्पोर्टेड गुड्स जो हमने इंपोर्ट किए हैं और हमने फर्दर इनकी सप्लाई की है, इसमें जो हमने एग्जाम्प्ट गुड्स है ये तो आपकी टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, तो इससे रिलेटेड जो गुड्स हैं वो भी तो आपकी डिसअलाउ हो जाएंगी ना। तो इसकी वजह से हम जो इनपुट है इंपोर्टेड गुड्स पे उसको भी हम अपोर्शन करेंगे। इंपोर्टेड गुड्स का इनपुट सिर्फ इंपोर्टेड गुड्स का जो आउटपुट है उसी की इनएडमिजिबिलिटी में जाएगा। ये नहीं होगा कि आपका जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड का इनपुट है वो भी इधर लग जाएगा। इंपोर्टेड, अब आप ये कंसिडर करें कि जो चीज़ें बनने में लगा है, लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बनने में लगा है, उसमें सिर्फ वही लोकली मैन्युफैक्चर्ड रॉ मटेरियल एंड सो ऑन, इलेक्ट्रिसिटी, सर्विसेज पे लगेगा, सर्विसेज वाला उसके अगेंस्ट एडजस्ट होगा। और जो इंपोर्टेड गुड्स आपकी इनएडमिजिबल हुई हैं या आपने एग्जाम सप्लाई किया, उसके अगेंस्ट जो इनपुट इनएडमिजिबल हुआ है वो सिर्फ इंपोर्टेड गुड्स पे जो लगा हुआ था एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट, वही एडजस्ट होगा उसके अगेंस्ट। तो ये जी इनपुट टैक्स ऑन इंपोर्टेड फिनिश गुड्स था आपका 10,000। 50,000 की गुड्स आपने इंपोर्ट की थी, 20% इस पे लगा, 17% प्लस 3% ऑफ वैल्यू एडिशन, तो ये आपका 10,000 बन गया। अच्छा जी, हमने अब इसमें से इनएडमिजिबल निकालना है जी। इफ 40,000 मल्टीप्लाई बाय 50,000, ये आपका इनएडमिजिबल आपका होगा जी 10,000 की आपने सप्लाईज की हैं एग्जाम्प्ट, तो ये 14 ही होगा, ये 10,000 होगा। अच्छा जी, 10,000 की आपकी एग्जाम्प्ट सप्लाईज थी, टैक्सेबल सप्लाईज नहीं थी। 50,000 की आपकी टोटल सप्लाईज थी, मल्टीप्लाई बाय आपका जो आपका इंपोर्टेड गुड्स पे इनपुट था 10,000, तो ये आपका आ जाएगा जी 2,000 आपका डिसअलाउ हो जाएगा। 10,000 में से 2,000 आपका डिसअलाउ हो जाएगा। अच्छा जी, इनपुट टैक्स ऑन फिक्स्ड एसेट्स, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि फिक्स्ड एसेट्स पे 90% वाला रूल नहीं लगेगा। इस वजह से इनपुट टैक्स को हमने पूरे का पूरा एडजस्ट करेंगे 90% की रिस्ट्रिक्शन के बगैर। प्रोवाइडेड एट दी रिस्ट्रिक्शन ऑन एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स इन एक्सेस ऑफ 90% ऑफ आउटपुट टैक्स शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और कैपिटल गुड्स। अच्छा जी, लेकिन जो आपका फिक्स एसेट है ये भी तो आपका यूज़ हुआ है ना लोकली मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें बनाने में, तो इसकी भी आप अपोर्शनमेंट करेंगे। एग्जाम सप्लाईज थी हमारी लोकली 50,000 डिवाइडेड बाय 185,000 और मल्टीप्लाई बाय 1,700, ये आपका इनपुट जो है इनएडमिसिबल हो जाएगा। और हमने जो एक्सपोर्ट की या ज़ीरो रेटेड सप्लाईज थी वो थी हमारी 30,000 डिवाइडेड बाय 185,000 मल्टीप्लाई बाय 1,700, तो ये आपका जो ज़ीरो रेटेड है ये आपका रिफंडेबल बन जाएगा। और ये जो आपको नेट है 965 रुपीज़ का, ये आपको इस टैक्स पीरियड में अलाउ हो जाएगा। अब ये टोटल आपका इनपुट टैक्स इनएडमिसिबल आ जाएगा जी कि इसका आपको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा इस माह में। और ये जी आपका इनपुट टैक्स रिफंडेबल आ जाएगा जिसका आप जी रिफ़ंड लेंगे थ्रू एन एगियर एज। आप एगियर एज फाइल करेंगे विद इन 120 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न और उसका आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। अच्छा जी, अब हम वर्किंग में आ जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने आउटपुट देख लिया, हमने इनपुट देख लिया, हमने क्रेडिट डेबिट नोट देख लिए, हमने अब हमने इसमें देखना है जी, हमने अपोर्शनमेंट देख ली, ये हमने इनपुट निकाल लिया, टोटल ये हमारा इनपुट फॉर द पीरियड आ गया, ये कैरी फॉरवर्ड आ गया, हमने पिछले माह ज़्यादा इनपुट एडजस्ट कर लिया था, आउटपुट कम था तो ये हमारा कैरी फॉरवर्ड आ रहा था।
ये हमने क्रेडिट नोट इशू किए पिछले माह में, हमें उसकी प्रोविजनल एडजस्टमेंट मिल गई, लेकिन हमारे जो कस्टमर है उसने उसने क्रेडिट नोट रिटर्न में एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये जी हमें डिसअलाउ हो गया, हमारा इनपुट कम हो गया। ये हमारा इनपुट टैक्स इनएडमिसिबल है जो हमने अभी निकाला है जी 13,649। और ये इनएडमिसिबिलिटी मैंने आपको बताया कि लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स टू लोकली जो सॉरी उसके अगेंस्ट जो हमने रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, आपने सर्विसेज ली, आपने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की, उस पर जो इनपुट था उसको एडजस्ट किया। ये देख लें जी, ये आपका रेजिडुअल इनपुट, ये लोकली परचेज रॉ मटेरियल है, इंपोर्टेड परचेज रॉ मटेरियल पे इनपुट है 4,000, ये आपकी सर्विसेज पे इनपुट था, और 3,400 आपकी इलेक्ट्रिसिटी पे था। ये लोकली मेड सप्लाईज थी, लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थी, और इसको हमने पोर्शन कर दिया। आपकी जो एग्जाम सप्लाईज थी उसके अगेंस्ट जो इनपुट था रेजिड्यूल, वो आपको डिसअलाउ हो गया, इनएडमिसिबल हो गया, और जीरो रेटेड के अगेंस्ट आपको आपका रिफंडेबल बन जाएगा, जिसके लिए आप रिफ़ंड की एप्लीकेशन फाइल करेंगे, नई एरिज फाइल करेंगे। इनको ये आपका रिफंडेबल आ गया 6,989, और अल्टीमेटली ये आपका इनपुट आ गया 35,762 रुपीज़। ये हमारा आउटपुट था जी 28,900 अदर देन फॉर ये फर्दर टैक्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो फर्दर टैक्स है वो आपका इनपुट टैक्स के साथ एडजस्ट नहीं होगा। 3% फर्दर टैक्स जो है वो उसको आपने पे करना ही करना है। फिर आपका ये सेक्शन 8B के तहत 90% ऑफ आउटपुट आर एक्चुअल इनपुट का रूल लग गया ना, लोअर ऑफ 90% ऑफ आउटपुट आर एक्चुअल इनपुट। 90% आउटपुट का था 26,000, एक्चुअल इनपुट था जी 35,000। तो ये आप जो इसका डिफरेंस है जी 2892, ये आपने पे करना है। 3% फर्दर टैक्स आ गया। फर्दर टैक्स मैंने आपको बताया था कि आपने पे करना ही करना है, इसको 90% वाली एडजस्टमेंट में नहीं लेके जाना, तो ये इस वजह से नीचे आ गया। सेल्स टैक्स विदहेल्ड एज विद होल्डिंग एजेंट, आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेजेस की जो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड था, तो अंडर 11 स्केड्यूल आपने 5% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट विदहेल्ड कर ली। अच्छा, इनपुट टैक्स ऑन मशीनरी, मैंने आपको बताया था कि इनपुट पे प्लांट एंड मशीनरी या जो कैपिटल एसेट्स हैं या जो फिक्स एसेट्स हैं उन पे आपकी 90% वाली रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती। तो इस वजह से ये जो इनपुट है इसका जो प्लांट एंड मशीनरी है इसका सारे का सारा इनपुट आपको मिल जाएगा, प्रोवाइडेड डैट कि आपने इसको अपोशन करना है, आपने इसको अपोशन करना है बिटवीन एग्जाम सप्लाईज एंड टैक्सेबल सप्लाईज। उसमें हमने एग्जाम में भी कर लिया और जीरो रेट में भी कर लिया। तो ये आपका नेट सेल्स टैक्स पेबल आ गया 4,077 रुपीज़। अच्छा, अब जो एक्चुअल इनपुट था 35,762, और जो हमने क्लेम किया, जो हमें 90% की रिस्ट्रिक्शन की वजह से 26,000 मिला, जो इसका डिफरेंस था 9,752, ये नेक्स्ट पीरियड में हमें मिल जाएगा, नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जिस तरह ये 15,000 हमें पिछले पीरियड से कैरी फॉरवर्ड हुआ। और ये 6,989 जो था, ये जिसके लिए हमने कंपटीशन की, ये जो हमें अपोर्शनमेंट की बाद में मिला, इसके लिए हम नेक्स्ट ईयर एज फाइल करेंगे और उसके लिए हम रिफ़ंड क्लेम करेंगे। ये मेरा नंबर है जी, आपको कोई भी मसला हो तो काइंडली पेज को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई मसला हुआ तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।